स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। बच्चों, हम पढ़ रहे थे मैथमेटिक्स का टॉपिक जिसका नाम था सारणिक। सारणिक के बारे में हमने कल तक पढ़ा था कि सारणिक में हम किस तरीके से संक्रियाएं लगाते हैं और क्यों संक्रिया लगाने की आवश्यकता होती है। मैंने आपको बताया था कि आप गुणा वाली संक्रिया इसमें नहीं लगा सकते, बाकी प्लस माइनस में आप किसी भी तरीके की संक्रिया यहाँ पे लगा सकते हो। जैसे ये हमारी सारणिक थी, इसमें एलिमेंट है A11, A12, A13, A21, A22, A23 है, A31, A32 और A33। ये कोई एक डिटरमिनेंट है और अब इसमें आपको संक्रिया लगानी है। तो संक्रिया आप कैसे भी लगा सकते हो। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, C1, C2 एंड C3। ठीक है, आप R1 की जगह ऐसे भी लिख सकते हो कि R1 में इस प्रकार चेंज करेंगे, किस प्रकार कि R1 प्लस R2 प्लस R3। ये बात तो मैंने कल ही बताई थी। जैसा हम पंक्तियों में कर सकते हैं सेम वैसे ही हम स्तंभों में कर सकते हैं। एक बच्चा पूछ रहा था कि सर क्या हम ये काम स्तंभ में कॉलम में नहीं कर सकते, तो बिल्कुल हम कर सकते हैं। C2 में चेंज कर सकते हो, C1 में चेंज कर सकते हो। जैसे आप C2 की जगह ये लिखना चाहते हो कि C2 में हम इस प्रकार परिवर्तित करेंगे, इस प्रकार कि C2 प्लस C1 प्लस C3, इस तरीके से। या फिर आप प्लस में तो कैसे भी लिख सकते हो C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, लेकिन माइनस वाली संख्या में आप ध्यान रखना जिसमें परिवर्तन कर रहे हो वो पहले आएगी। जैसे मान लीजिए आप ऐसे करते हैं, C2 में इस प्रकार का चेंज करेंगे कि C2 माइनस C3, तो पहले क्या आएगा, C2 आएगा। ये ध्यान में रखना है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि इस तरीके की संक्रिया आप नहीं लगाओगे कि R2 में इस प्रकार का परिवर्तन करेंगे R2 इंटू R1, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, इसके साथ मैंने आपको कल क्या बताया कि यदि आप किसी पंक्ति या स्तंभ में किसी संख्या का भाग या गुणा करते हो तो उसका उल्टा काम बाहर करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आप R1 में इस प्रकार का चेंज करते हो, इस प्रकार का 4 इंटू R1 को 4 से गुणा करते हो। जो पंक्ति है उसको किससे गुणा करते हो, 4 से। तो 4 से गुणा हम कर सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन बाहर 4 का भाग भी देना पड़ेगा। और अंदर यदि आप 4 का भाग देते हो, अंदर आप 4 का भाग देते हो तो बाहर 4 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसी पर आधारित क्वेश्चन हम आज सॉल्व करेंगे। ध्यान रखना बच्चों, यहाँ से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा बनता है, ये ध्यान रखना। सिद्ध करने वाला क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। तो मैंने इस पर आधारित आपको उदाहरण नंबर 8 कल बताया था। आज हम जो है अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल 9 इसका ले रहे हैं। इसमें ऐसे है, देखो 1 1 1 A B C, यहाँ पर है B प्लस C प्लस A और A प्लस B। इस तरीके से कोई सारणिक है। ठीक है, अब ये ऐसे बोल रहा है कि इस सारणी का मान बिना विस्तार किए हुए बताइए। हम इसका विस्तार करके तो इसका मान ज्ञात कर ही सकते हैं। विस्तार करना आपको शायद अच्छे तरीके से आता होगा, किसी भी पंक्ति के साथ आप इसका विस्तार कर सकते हो, लेकिन बिना विस्तार किए हुए इसका मान बताना है। तो देखो बच्चों, इसमें हम क्या कर रहे हैं, किस तरीके से हम कर रहे हैं, इसमें कौन सी संक्रिया लगाएं जिससे इसका आंसर डायरेक्ट आ जाए। ठीक है क्या, तो इसमें यदि आप ध्यान से देखो तो पता चलेगा आपको कि अगर हम इनको ऐसे जोड़ते हैं, किस तरीके से जोड़ते हैं, इसको यदि हम जोड़ते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3, तो ऊपर क्या बनेगा, A प्लस B प्लस C, और इधर भी क्या बनेगा, A प्लस B प्लस C। लेकिन ऐसा करने से आंसर आ नहीं रहा है। ठीक है, मतलब संक्रिया आप कैसे भी लगा सकते हो इसमें। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि यदि हम R1 की जगह से लिखें कि R1 में इस प्रकार का चेंज करेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसा करोगे तो होगा क्या, इसमें करके देख लीजिए। ऐसा करोगे तो ये होगा, ये तो दोनों ऐसे कैसे रहेगी, क्योंकि हम सिर्फ R1 में चेंज कर रहे हैं तो R2 और R3 बिल्कुल सेम रहेगा। यहाँ पर इन तीनों का जोड़ करके लिखो तो इधर कितना आएगा, 3 आएगा। यहाँ पर आएगा A प्लस B प्लस C, और यहाँ पर आएगा A प्लस B प्लस C, और वो भी कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा। लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हो रहा है, हमारे को बिना विस्तार किए हुए इसका मान बताना है। अब हम ऐसे जोड़ करके देखें इसको, ऐसे भाई ये क्या है, C1 है, ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है, कॉलम है ना। तो मैं कॉलम में यहाँ पर लगा रहा हूँ और कहाँ पर लगा रहा हूँ, C3 में लगा रहा हूँ। तो संख्या कौन सी लगा रहा हूँ, C3 में इस प्रकार परिवर्तन करेंगे, किस प्रकार कि C3 प्लस C2,
C3 की जगह हम क्या लिख रहे हैं, C3 प्लस C2 करके हम इसमें लिख रहे हैं। तो भैया जिसमें परिवर्तन नहीं कर रहे हो उनको पहले लिखो। आप परिवर्तन सिर्फ किसमें कर रहे हो, C3 तीसरे स्तंभ में कर रहे हो, तो पहला और दूसरा स्तंभ ऐसे कैसे आएगा, 1 1 और 1, यहाँ पे आ गया A B C। इसमें आप परिवर्तन करोगे किस तरीके का कि C3 में C2 जोड़ करके लिख दो, तो ये रहा C3 ये रहा C2, तो जोड़ोगे तो क्या आएगा A प्लस B प्लस C। यहाँ पर इसमें ये जुड़ेगा तो क्या आएगा फिर से A प्लस B प्लस C, और फिर से क्या आएगा बच्चों A प्लस B प्लस C आएगा। अब आप देख सकते हो कि इस वाले कॉलम में, इस वाले स्तंभ में A प्लस B प्लस C है, यानी कि A प्लस B प्लस C कॉमन आ रहा है। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, A प्लस B प्लस C को कॉमन ले रहा हूँ, A प्लस B प्लस C आ गया बाहर, तो अंदर क्या बचेगा, ये तो सेम रहेगा 1 1 1 A B C, और यहाँ पे जब A प्लस B प्लस C बाहर चला गया तो 1 1 1 बचेगा। अब ये बात तो आप अच्छी तरीके से जानते हो कि यदि किसी सारणी में दो पंक्ति या दो स्तंभ एक जैसे होते हैं तो उस सारणी का मान कितना होता है, 0 होता है। तो मतलब इस सारणी का मान कितना होगा, 0 होगा। 0 को A प्लस B प्लस C से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा बच्चों, 0। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हो कि संक्रिया लगाने से यहाँ पर इस सारणी का प्रसार करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, ठीक है। और यहाँ पर संक्रिया यही लगाओगे आप, कौन सी, C3 वाली, C3 में आप चेंज करोगे, बाकी संक्रिया लगाने से यहाँ पर कोई फायदा नहीं होता है। और हम संक्रिया हमेशा वही लगाते हैं जिससे हमारे को कोई ना कोई फायदा होता है। भाई हमारे को इसमें दिख रहा था कि C3 में यदि हम C2 जोड़ेंगे तो सभी जगह क्या आएगा, A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, और जब सभी जगह एक जैसी संख्या होती है तो उसको हम क्या ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं, ठीक है बच्चों। और सारणी में तो हम ऐसा ही करते हैं, जब भी किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ में बिल्कुल एक जैसी संख्या होती है तो उसको हम कॉमन ले सकते हैं। लेकिन मैट्रिक्स में हम ऐसा नहीं करते हैं। मैट्रिक्स में आप कॉमन तभी लोगे, बाहर तभी लोगे जब सभी अवयवों के पास में कोई एक जैसा नंबर होगा, तभी आप उसमें बाहर ले सकते हो। यहाँ पर किसी पंक्ति या किसी स्तंभ में हमारे को देखना होता है। देखिए तो संक्रिया लगाना आप सीख जाओगे, जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे बातें समझ में आती जाएगी। अगला उदाहरण में ले रहा हूँ, यहाँ पर उदाहरण नंबर 10। फिर से वही सवाल, यहाँ पर है A माइनस B, B माइनस C, C माइनस A, M माइनस N, N माइनस P और P माइनस M है। यहाँ पे X माइनस Y, Y माइनस Z और Z माइनस X। इसका मान ज्ञात करना है, और मान भी किस तरीके से ज्ञात करना, बिना प्रसार किए हुए। प्रसार करके तो मान हम निकाल ही सकते हैं, थोड़ा बड़ा होगा लेकिन आंसर आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में ऐसे बोल रहा है कि बिना प्रसार किए हुए इसका मान ज्ञात कीजिए। तो किस तरीके से करेंगे, हमारे को यहाँ पर क्या लगानी पड़ेगी, संक्रिया लगानी पड़ेगी, ठीक है। देखते हैं। अब देखो ये क्या है, A माइनस B, और ये है B माइनस C, और ये क्या है C माइनस A। तो यदि हम इनको इस तरीके से जोड़ते हैं तो जब इसमें ये जुड़ेगा तो A से A कट जाएगा, और इसमें ये जुड़ेगा तो B से B कट जाएगा, C से C कट जाएगा। साफ दिख रहा है, यानी कट के कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। इधर भी क्या आ जाएगा 0, इधर भी क्या आ जाएगा 0। और आप ये तो अच्छे तरीके से जानते हो कि यदि किसी सारणी की एक पंक्ति में या एक स्तंभ में सारे ही अवयव 0 है तो उस सारणी का मान कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर हम कौन सी संक्रिया लगा रहे हैं, आप यहाँ पर R1 में भी चेंज कर सकते हो, R2 में चेंज कर सकते हो, R3 में चेंज कर सकते हो। मतलब जब हम ऐसे जोड़ते हैं तो पंक्ति में, भाई ऐसे पंक्तियाँ तो है, ऐसे जोड़ोगे, ये पहली पंक्ति है, ये R1 है, ये क्या है R2 है, ये क्या है R3 है। तो जब आप ऐसे जोड़ोगे तो R1 में तो चेंज होगा, और ऐसे जोड़ोगे तो किसमें चेंज होगा, कॉलम में चेंज होगा। तो हम यहाँ पर पंक्तियों में चेंज कर रहे हैं। अब पंक्तियों में आप कैसे भी चेंज कर सकते हो, R1 में भी कर सकते हो, R2 में भी कर सकते हो, R3 में भी कर सकते हो। मैं यहाँ पर R1 में कर रहा हूँ। R1 में इस प्रकार का चेंज करेंगे, किस प्रकार का कि R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों को जोड़ के लिखना है। अब भैया याद रखना कि जिसमें परिवर्तन नहीं कर रहे, जिसमें परिवर्तन नहीं कर रहे उसको पहले लिख दो। आप परिवर्तन सिर्फ किसमें कर रहे हो, R1 में कर रहे हो, तो R1 ऐसे कैसे आएगा, सॉरी R1 में चेंज कर रहे हो तो फिर R2 और R3 ऐसे कैसे आएगा, क्योंकि R2 और R3 में आप चेंज नहीं कर रहे। तो जिसमें चेंज नहीं कर रहे उसको ऐसे लिख दो, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा C माइनस A, P माइनस M, और यहाँ पे आ जाएगा Z माइनस X, क्योंकि हम इन दोनों पंक्तियों में कोई चेंज नहीं कर रहे। अब R1 की जगह पे क्या लिखना है, तीनों को जोड़ के लिखना है। तो भैया यहाँ पे क्या आएगा, R1 में यहाँ पे क्या आएगा, तीनों का जोड़ आएगा, तो जोड़ दो। ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, कितना आएगा 0 आएगा। ऐसे आप इन तीनों को जोड़ के यहाँ पे लिखोगे तो भी क्या आएगा 0 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 0 आएगा।
तो याद रख लेना, यदि किसी सारणिक की एक पंक्ति या एक स्तंभ के सारे एलिमेंट 0 है तो उस सारणी का मान कितना होगा, 0 होगा। चलो आप इसका प्रसार करके देख सकते हो। ठीक है बच्चों, ये बात आपके समझ में आ गई होगी। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप खुद लगा करके देखना, संक्रियाएं करके देखोगे तो शायद बात समझ में आएगी। वैसे संक्रिया लगाना बिल्कुल सरल है। अगला क्वेश्चन है, इसमें उदाहरण नंबर 11वां उदाहरण, जिसमें ऐसे दे रखा है 1 1 1 x y z x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बराबर में है x माइनस वाई वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। ये भैया सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन बच्चों बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ये दिमाग में रखना। अब सिद्ध करने का क्या मतलब होता है कि LHS का मान किसके बराबर आ जाना चाहिए, RHS के बराबर आ जाना चाहिए। तो ये हमारा LHS है, मतलब ये है सारणी, सारणी को सॉल्व करके ये आंसर निकालना है। अब यहाँ पर ये नहीं बोलता कि बिना प्रसार किया प्रसार के, तो आप यहाँ पर प्रसार करके भी यदि ये सिद्ध कर पाते हो तो कर सकते हो, लेकिन ऐसी कोशिश मत करना। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जितना हो सकता है संक्रिया लगाते हैं, और संक्रिया लगाने के बाद में हम क्या करते हैं बच्चों, इसका प्रसार करते हैं। तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ LHS, और LHS में यहीं पे ले रहा हूँ। आंसर आपको ये लेकर के आना ही, आपको यहाँ अलग से लेना है, आपको अलग से दोबारा से लिखना होता है LHS। यहाँ पर आता है क्वेश्चन, फिर यहाँ पे लिखोगे हल, और यहाँ पर क्या लिखोगे बच्चों, LHS। तो मैं यहीं पे इसको क्या बोल रहा हूँ, LHS बोल रहा हूँ। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके ये आंसर लेकर के आना, ये हमारा आंसर है। ऐसे क्वेश्चन में आप आंसर को देख करके भी संक्रिया लगा सकते हो। अब देखो आंसर को ध्यान से देखना, आंसर में है x माइनस वाई, मतलब x में से y घटाया जा रहा है और y में से z घटाया जा रहा है। अब x में से y कब घटेगा, इसमें ये x है ये y है, तो ये इसमें से घटाओगे तभी तो x माइनस वाई आएगा। x में से y घटाना है, ये देखो x माइनस वाई, तो x माइनस वाई कब आएगा, जब x में से y घटाओगे, मतलब ये इसमें से घटेगा। और ये इसमें से घटने का क्या मतलब हुआ, ये तो है पहली पंक्ति, ये है दूसरी पंक्ति, और ये है तीसरी पंक्ति। कहने का मतलब जब हम R1 में से R2 घटाएंगे तभी तो x माइनस वाई आएगा, और जब R2 में से R3 घटाएंगे तब क्या आएगा, y माइनस जेड आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो संक्रिया में लगा रहा हूँ, दो संक्रिया एक साथ लगा रहा हूँ, ये बात मैंने आपको कल बताई थी कि जितनी उसकी कोटि है उससे एक कम आप संक्रिया एक साथ लगा सकते हो। तो बच्चों इसकी कोटि कितनी है, 3 है, तो हम यहाँ पर दो संक्रियाएं एक साथ लगा सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, R1 में इस प्रकार का चेंज करेंगे कि R1 माइनस R2, R1 की जगह लिखना है R1 में से R2 घटा करके, और R2 में हम इस प्रकार का चेंज करेंगे कि R2 माइनस R3। ठीक है, क्या करेंगे, जिसमें चेंज नहीं कर रहे उसको पहले लिखना है। अब चेंज किसमें नहीं कर रहे, R3 में चेंज नहीं कर रहे, तो R3 को बिल्कुल पहले लिखो 1 z स्क्वायर। अब परिवर्तन किस में करना है, R1 में करना है, और किस तरीके का करना है, R1 माइनस R2। तो R1 के अवयवों में से R2 के अवयव घटा के लिख दो, तो भैया घटाओ, एक में से एक गया तो 0, x माइनस वाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। संगत अवयवों को घटा के लिखना है। अब R2 में भी आपको परिवर्तन करना है, और किस तरीके का करना है कि R2 में से R3 के अवयव घटा के लिखना है। तो ये R3 है, ये R2 है, घटाओ, कितना आ गया 0, यहाँ पे हो जाएगा y माइनस जेड, और यहाँ पर हो जाएगा y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। बात समझ में आ रही है। अब देखो ऐसा करने से फायदा क्या होगा, इस पंक्ति को जरा ध्यान से देखना। यहाँ पर क्या है 0, यहाँ पर है x माइनस वाई, और यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा कि x माइनस वाई है, क्योंकि जब हम इसके गुणनखंड करेंगे, किसके, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के जब हम बच्चों गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, अरे क्या आएगा, x माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, ये तो आएगा। अरे ये तो गधे भी जानते होंगे क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है, x माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, ये होता है। तो आप ये देख सकते हो कि इस पंक्ति के प्रत्येक अवयव के पास में क्या है, x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, और यहाँ पर भी क्या है, x माइनस वाई। और यदि किसी पंक्ति या स्तंभ के पास में कोई सेम अंक होता है तो हम उसको बाहर ले सकते हैं। तो इस पंक्ति से क्या कॉमन आएगा, x माइनस वाई, यहाँ से क्या कॉमन आएगा, y माइनस जेड। ठीक है, तो वही काम मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे आ गया x माइनस वाई, इस पंक्ति से यहाँ से क्या आ रहा है, y माइनस, अंदर क्या बचेगा वो देख लो आप, अंदर क्या बचेगा,
यहाँ पर 0 में से x माइनस वाई गया तो 0 ही बचेगा, x माइनस वाई बाहर चला गया तो 1 बचेगा, यहाँ से x माइनस वाई बाहर गया तो क्या बचेगा बच्चों, x प्लस वाई बचेगा। ठीक है, सेम इसी तरीके से यहाँ पर क्या बचेगा 0, यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पर बचेगा y प्लस z और नीचे 1 z और z स्क्वायर। अब आपको इसमें ज़्यादा संख्या लगाने की आवश्यकता नहीं है, आपके पास में इतना आंसर तो आ गया। आंसर देखो क्या है, x माइनस वाई है तो यहाँ पर आ गया y माइनस जेड। अब क्या आना चाहिए, जेड माइनस एक्स आना चाहिए। तो ये तो आपको पता चल गया होगा कि जब हम इसका प्रसार करके आंसर निकालेंगे इस वाली सारणी का तो आंसर में क्या आएगा, जेड माइनस एक्स आएगा। अब क्या हम इस सारणी का प्रसार कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और मैंने आपको ये पहले ही बता दिया है कि आप किसी भी सारणी का प्रसार उस पंक्ति या उस स्तंभ के सापेक्ष करोगे जिसमें अधिकतम शून्य हो। तो आप देख सकते हो कि ये वाला जो स्तंभ है इसमें शून्य कितने हैं, 2 हैं। इसका मतलब हम प्रथम स्तंभ के सापेक्ष इसका प्रसार करेंगे। तो प्रथम स्तंभ के सापेक्ष जब आप इसका प्रसार करोगे तो देखो ये 0 को लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये भी 0, ये भी 0। भाई मैं यहाँ पर आपको थोड़ा रफने सॉल्व करके बताता हूँ प्रसार कैसे करो। इसके सापेक्ष कर रहे हैं, जिसके सापेक्ष करें उसके आगे भाग है पहले 0। ठीक है, फिर क्या लगाते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं। तो ये 0 जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में उसको छोड़ता हूँ बच गई ये। तो इनको पहले मुख्य विकल्प के अवयव को गुणा करेंगे, क्या आएगा जेड स्क्वायर माइनस ये जेड इन दोनों से गुणा होगा और माइनस भी गुणा होगा तो वाई जेड माइनस जेड स्क्वायर। वैसे आपको इसमें गुणा करने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि बात करें 0, तभी तो बोल रहा हूँ कि इसको लेने की आवश्यकता नहीं। फिर से क्या गया 0 आ गया। अब ये 0 जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में उसको छोड़ दो, इसको छोड़ दिया तो अब 1 2 3 4, अब इनको गुणा करके इसमें से घटाना है। ठीक है, और फिर आपको क्या लेना, लास्ट में 1 लेना है। अब 1 किस पंक्ति में है, तीसरी पंक्ति में, इसको छोड़ना है और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करके इसमें से घटाना है। मतलब 1 को इससे गुणा करोगे तो क्या आएगा, y प्लस जेड आएगा, फिर माइनस 1 को इससे गुणा करोगे तो क्या आएगा, x प्लस वाई आएगा। लेकिन बाहर किसका चिन्ह, माइनस का चिन्ह है, इसलिए दोनों का चिन्ह बदल जाएगा, माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक है, और यहाँ पर y से y कट रहा आंसर क्या है बच्चों, जेड माइनस एक्स, और वही आना चाहिए। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको बात समझ में आ जाए। जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो ये पूरी बात मैं आपको नहीं बताऊँगा। तो देखो क्या हुआ, ये लिख दिया x माइनस वाई माइनस जेड। अब हम इसका प्रसार कर रहे हैं और वो भी इसके सापेक्ष, प्रथम स्तंभ के सापेक्ष। क्या इनको लिखने की आवश्यकता है, नहीं है, हम सीधा लिखेंगे कितना 1। तो यहाँ पर इनको लगा दो और 1 लिख दो। अब 1 किस पंक्ति में है, तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, तो बच गई ये। यहाँ पर क्या आएगा y प्लस जेड माइनस एक्स माइनस। अब इसके बाहर चिन्ह तो लगाना होता है, वह 1 के बाहर चिन्ह प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, तो वो किस पर डिपेंड करता है, वो इसी पे डिपेंड करता है कि ये कौन सी पंक्ति और कौन से स्तंभ है। तो तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, तो 3 और 1 कितना होता है बच्चों, 4। एक सम संख्या है, सम संख्या होने के कारण यहाँ पे चिन्ह किसका आएगा, प्लस का आएगा। ठीक है, तो x माइनस वाई माइनस जेड, और यहाँ पर y से y कट गया, जेड माइनस एक्स जेड। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमने आंसर निकाल दिया और 2 संक्रियाएं हमने इस क्वेश्चन में लगाई है। R1 में से R2 को घटा दिया और R2 में से R3 को घटा दिया। ठीक है, आप संक्रिया वो लगाओगे, ऐसे नहीं कुछ भी संक्रिया लगाते, आप संक्रिया वो लगाओगे जिसको लगाने से हमारे को कोई ना कोई फायदा हो रहा है, वही आप संक्रिया इसमें लगाओगे। ठीक है, वो वाली संक्रिया ही हम लगाते हैं जिससे हमारे को कोई ना कोई फायदा होता है। अगला क्वेश्चन है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन उदाहरण 11 हमने कर लिया। आप देखो बच्चों, उदाहरण उदाहरण 12 हम बाद में करेंगे, उदाहरण 13 को देखो। उदाहरण 13 में ऐसे है, x y जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यूब 1 प्लस वाई क्यूब और 1 प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 0 है। तो बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए x y z बराबर माइनस। देखो ये क्वेश्चन जब सेकेंड ग्रेड की एग्जाम हुई थी उसमें पूछा गया था किस तरीके से
ऐसे एक इक्वेशन दे रखी है और बोल रहा है तब बताइए एक्स वाई जेड का मान कितना होगा। ये ऑप्शन में था -1 को मुझको टिक करना था इसमें। अब देखो आपको ये समीकरण दी गई है भैया, सिद्ध ये नहीं करना है, ये सिद्ध नहीं करना है, सिद्ध तो ये करना है। कई बार होता क्या है बच्चों को पता ही नहीं होता, वो यहीं से LHS लिख के शुरू हो जाते हैं। LHS बराबर ये उतारा और इसमें संख्या लगा करके बराबर में 0 निकाल देते हैं। और 0 आएगा कैसे, इसमें 0 नहीं आएगा इसमें। वैसे बराबर में 0 दे रखा है और वो 0 कब आएगा, जब आप एक्स वाई जेड की जगह लिखोगे -1 को। तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। ये तो आपको दिया हुआ, ये तो एक समीकरण है, इस समीकरण को काम में लेते हुए आपको एक्स वाई जेड बराबर कितना लेकर के आना है, -1 लेकर के आना है। तो इसमें LHS बराबर RHS काम नहीं देगा, वो सिद्ध करना है। तो देखो कल मैंने आपको एक संख्या बताई थी कि यदि किसी पंक्ति या स्तंभ में 2 या 2 से अधिक अवयव प्लस या माइनस में है तो आप उनको अलग अलग कर सकते हो। ठीक है, एक पंक्ति की बात बता रहा हूँ, सबकी नहीं बता रहा हूँ। सबको एक साथ नहीं कर सकते हम अलग अलग। पता चला ऐसे कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए इस तरीके की कोई सारणी है a + b, b + c, x + y और y + z, ऐसे है वो सारणी। तो आप ऐसे मत कर देना कि यहाँ से तो ले लिया a, फिर ले लिया b, और इधर से ले लिया x और इधर से ले लिया y, फिर प्लस लगा दिया, और यहाँ से ले लिया b, c, y, z, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत है। आप केवल एक पंक्ति या एक स्तंभ के बारे में ऐसा कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो इसमें। अब इसके टुकड़े होंगे कैसे, पहले आप इस वाले स्तंभ को अलग करो, फिर आप इस वाले स्तंभ को अलग करो। जब आप इसको अलग कर रहे हो तो ये सेम रहेगा, और जब आप इसको अलग कर रहे हो तो ये सेम रहेगा। मतलब इसके टुकड़े कैसे होंगे ये बात समझने की कोशिश करना, टुकड़े होंगे कैसे इससे। पहले मैं इन दोनों को अलग कर रहा हूँ, तो इन दोनों को अलग कर रहा हूँ तो ये सेम रहेगा दूसरे वाला। तो यहाँ से देखो ले लिया ए भी ले लिया, इसको दूसरे वाले कॉलम को बिल्कुल सेम उतार देना, फिर प्लस यहाँ पर क्या छोड़ दिया था वो लिख लो अगले में बी और सी। अब ये तो बिल्कुल ऐसे आएगा दोनों में, x + y और y + z। आप समझ रहे हैं। अब हम इसके टुकड़े करेंगे तो फिर ये सेम रहेगा, b b, यहाँ से क्या ले लिया x y ले लिया, ठीक है, फिर आ जाएगा प्लस, फिर वही बात, अभी y और z बच रहा है तो a b y z, ठीक है। अब फिर से इसके भी 2 टुकड़े होंगे, इन दोनों को अलग अलग करना है, इसका मतलब ये सेम रहेगा b c, क्या आएगा x y आएगा, फिर प्लस आ जाएगा, और फिर आप लिखोगे b c y z। तो इस तरीके से यदि आप इस सारणी के टुकड़े करते हो तो वो कितने होंगे बच्चों, 4 होंगे। तरीका शायद आपको समझ में आ गया होगा कि हम जो है एक बार में एक ही स्तंभ या एक ही पंक्ति के अवयव के टुकड़े कर रहे हैं, बाकी जो बच रहे हैं उनको सेम रखना है, ठीक है। अब देखो इसमें मैं अलग अलग कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर तो एक ही अवयव है, इधर भी एक ही अवयव है, और यहाँ पर 2 अवयव है। कितने अवयव है, 2। तो आप इसको भी एक बना सकते हो, x y z x² y² z²। यहाँ से क्या ले रहा हूँ 1 1 1, फिर क्या आएगा बच्चों प्लस आएगा, फिर से ये दोनों सेम रहेंगे, दोनों स्तंभ बिल्कुल सेम रहेंगे, x² y² z²। यहाँ पर क्या बच गया x³ y³ z³ बराबर कितना चल रहा है 0 चल रहा है। अब ये एक सारणी थी, आपके पास में 2 सारणी आ गई। सर ऐसा करने से फायदा क्या होगा, ये तो क्वेश्चन बढ़ रहा है, अब ये बढ़ रहेगा छोटा हो रहा है, हमारे को सिर्फ x y z का मान निकालना है, x × y × z का। अब इसमें कोई कॉमन नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, लेकिन यहाँ पे x नहीं है, तो फिर आप x कॉमन नहीं ले सकते, कहीं भी कॉमन नहीं आ रहा। लेकिन यहाँ पर इस पंक्ति में देखो आप, इसमें सभी के पास में x है, सभी के पास में y है, सभी के पास में z है, तो इस वाली पंक्ति से x कॉमन आएगा, यहाँ से y और यहाँ से z कॉमन आएगा। तो भैया देखो x y z x² y² z² 1 1 1 और प्लस, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है x, यहाँ से y, यहाँ से z, ये बार आ गया। अब यहाँ से x मान से लाके तो 1 बचेगा, x बचेगा, x² बचेगा, यहाँ पर 1 y y²
और यहाँ पे क्या बच रहा है 1 z इक्वल टू 0। अब देखो आप, क्या ये सारणिक और ये सारणिक सेम दिख रही है आपको? ध्यान से देखना इस चीज को, सेम तो दिख रही है सर, लेकिन देखो यहाँ पर है ये पहला स्तंभ और इसमें है ये दूसरा स्तंभ, तो फिर सेम कैसे हो सकती है? सेम नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको सेम बनाएंगे। जैसी ये सारणी है वैसी ही हम इसको बना देंगे। ये और ये सेम कब बनेगी? जब ये x y z यहाँ से उठ करके यहाँ जाएंगे और ये x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर यहाँ से उठ के यहाँ जाएंगे। तो बात समझने की कोशिश करना भैया। मैंने कल आपको एक ऐसी संख्या बताई थी जिसमें कहा था कि यदि किसी सारणिक के दो पंक्तियों या दो स्तंभों को आप परस्पर बदलते हो तो चिन्ह बदल जाता है। अब देखो मैं क्या करूँगा, इसको उठा के यहाँ पे, इसको उठा के यहाँ पे रखूँगा, तो एक चिन्ह आएगा बाद माइनस भाई x y z यहाँ पर आ गया, 1 1 1 यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब 1 1 1 यहाँ पे नहीं, लास्ट में होना चाहिए, तो फिर हम एक बार और एक्सचेंज करेंगे, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर को यहाँ लेके रख के आएंगे, यहाँ जो 1 1 है उनको लास्ट में लेकर के जाएंगे। तो बताओ हम कितनी बार परस्पर बदल रहे हैं? 2 बार। तो एक बार बदलोगे माइनस आएगा, दोबारा बदलोगे फिर माइनस आएगा, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या मैं इसको सेम बोल सकता हूँ? बिल्कुल हम इसको सेम बोल सकते हैं। तो देखो होगा क्या, इसमें आगे करोगे तो ये तो ऐसे रहेगा x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 1 1 1, यहाँ पर है x y z। हम 2 बार एक्सचेंज कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, यहाँ पे 1 1 1 बराबर है 0। बीच में प्लस का चिन्ह है और ये दोनों सारणिक बिल्कुल सेम है, तो इन दोनों सारणिकों को मैं यहाँ से क्या ले सकता हूँ, कॉमन ले सकता हूँ। तो कॉमन लेंगे तो ये 12 जाएगी x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 1 1 1, मतलब जैसे हम संख्याओं में करते हैं ना वैसे ही करना है। ये पूरी की पूरी सारणिक बाहर चली गई, तो यहाँ पे कितना बच गया, 1 बच गया। अगर कॉमन नहीं लेते क्या, जैसे ऐसे होता है x प्लस एक्स स्क्वायर होता है, इसमें से आप x कॉमन लेते तो x बाहर आते, तो यहाँ पे क्या बचता 1 और यहाँ पे क्या बचता x बच, वही तो बात है। ये बाहर चली गई तो यहाँ पे क्या बच गया, 1 बच गया, फिर प्लस की जगह प्लस, ये भी बाहर चली गई तो क्या बच गया, x y z बराबर में 0। अब वो दो संख्याओं का गुणनफल 0 है, इसका मतलब या तो ये 0 या फिर ये 0, तो इसको 0 के बराबर करने से हमारे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इससे हमारा आंसर नहीं आ रहा। हम इसको 0 के बराबर करेंगे, x y z प्लस 1 बराबर 0, तो यहाँ से x y z बराबर कितना है, इसका 1। बात समझ में आ गई? इम्पोर्टेंट सवाल है, बोर्ड एग्जाम में आने वाला सवाल है। देखिए बच्चों, आज के वीडियो में हम इतना ही सॉल्व करेंगे। आप क्वेश्चन रेगुलर निकालिए। अगर आप इस प्रश्नावली में प्रैक्टिस नहीं करते हो तो फिर मत बोलना कि साहब हमारे को संक्रिया लगानी नहीं आती है। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैथमेटिक्स का मतलब बच्चों होता है प्रैक्टिस करना। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही मज़ा आपको आएगा। ठीक है, धन्यवाद।